जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं 24 मई 2025 के करंट अफेयर्स को। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो आज आपसे पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसरो ने किस वर्ष को गगनयान वर्ष घोषित किया है। आंसर हो जाएगा इसका 2025, यानी 2025 को इसरो के द्वारा गगनयान वर्ष के रूप में मनाया जाएगा, यानी ईयर ऑफ गगनयान के रूप में मनाया जाएगा। अब इसरो के द्वारा ऐसा क्यों किया गया है? क्योंकि इसरो का लक्ष्य है कि 2027 में वह अपना पहला मानव मिशन गगनयान भेजेगा। तो इसके लिए 2025 से ही तैयारी की जानी है और इससे रिलेटेड जितने भी प्रोजेक्ट होंगे उन पर 2025 में काम किया जाएगा। इसलिए इसरो के द्वारा 2025 को गगनयान वर्ष घोषित किया गया है। अब हम बात करते हैं गगनयान मिशन की। तो यह इसरो का मिशन है और इस मिशन के तहत 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर निम्न पृथ्वी कक्षा में भेजा जाएगा और उन्हें सुरक्षित वापस भी लाया जाएगा। यानी कि 3 अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से ऊपर की तरफ भेजा जाएगा, यानी लगभग 400 किलोमीटर की दूरी तक, और फिर उन्हें सुरक्षित भी वापस लाया जाएगा। तो ये पूरा मिशन होगा गगनयान मिशन। यदि भारत ऐसा करने में सफल हो जाता है तो भारत रूस, अमेरिका और चाइना के बाद अपने स्वयं के अंतरिक्ष यान पर मानव मिशन भेजने वाला चौथा देश बन जाएगा। दोस्तों, गगनयान मिशन के परीक्षण के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है, क्योंकि जब गगनयान मिशन भेजा जाएगा उससे पहले बहुत सारे उसके ट्रायल किए जाएंगे। तो ट्रायल के लिए एक रोबोट तैयार किया गया है जिसका नाम है व्योममित्र। तो इसको भी आप याद रखिएगा। गगनयान मिशन के लिए 4 अंतरिक्ष यात्रियों का सिलेक्शन किया गया है। चलिए उनको भी डिस्कस करते हैं कि ये कौन कौन है। तो पहला नाम है प्रशांत बालकृष्णन नायर का, दूसरा नाम है अजीत कृष्णन का, तीसरा नाम है अंगद प्रताप का और चौथा नाम है शुभांशु शुक्ला का। तो ये 4 अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि गगनयान मिशन में शामिल होंगे। अब इन्हीं में से 3 को भेजा जाएगा अंतरिक्ष में। इसरो की बात करते हैं तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन और यह भारत सरकार के अंतरिक्ष विभाग के अधीन एक अंतरिक्ष एजेंसी है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य है अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी का विकास करना और राष्ट्रीय विकास में अपना योगदान देना। दोस्तों, इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो वो है डॉक्टर वी नारायणन और यह इसरो के 11वें नंबर के अध्यक्ष हैं। इस बात को भी आप याद रखिएगा। इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर विक्रम साराभाई। दोस्तों, भारत के द्वारा भेजा जाने वाला पहला उपग्रह कौन था? आर्यभट्ट, जो कि 1975 में लॉन्च किया गया था, लेकिन इसे सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था। इस बात को भी आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी के चीफ तपन ढेका का कार्यकाल कितना बढ़ाया है? आंसर हो जाएगा 1 साल। तो दोस्तों, भारत सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो प्रमुख हैं तपन ढेका, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ा दिया है। यानी अब उनका जो कार्यकाल है वो जून 2026 में समाप्त होगा। उनका कार्यकाल अभी समाप्त होने वाला था, लेकिन अब उनके कार्यकाल को 1 साल के लिए फिर से बढ़ा दिया है। तो यह दूसरी बार हुआ है जब उनके कार्यकाल को बढ़ाया गया है और तपन ढेका 2022 में 2 साल के लिए आईबी के चीफ बनाए गए थे, लेकिन उनका कार्यकाल 2 साल के लिए और बढ़ा दिया गया। तो अब तक उनका जो कार्यकाल हो गया है वो 4 साल का हो गया है। दोस्तों, बात करते हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी की। तो आईबी भारत की एक आंतरिक सुरक्षा और खुफिया एजेंसी है और इसका काम है कि जो भारत के भीतर खुफिया जानकारी है उसको कलेक्ट करना और उसका एनालिसिस करना। आईबी का मुख्य काम भारत की आंतरिक सुरक्षा को मजबूत करना है, यानी कि भारत में कहीं भी कोई भी गड़बड़ ना हो सके, इसके लिए कौन काम करता है? इंटेलिजेंस ब्यूरो। इसकी स्थापना 1887 में की गई थी और इसे भारत की सबसे पुरानी खुफिया एजेंसियों में से एक माना जाता है। दोस्तों, अब हम भारत की गुप्तचर और जांच संगठनों के प्रमुख डिस्कस करते हैं। तो वर्तमान में सीबीसी यानी केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। सीबीआई के प्रमुख कौन है? प्रवीण सूद। और सीआईसी यानी मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? हीरालाल सामरिया। और रॉ के प्रमुख कौन है? रवि सिन्हा। और एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के महानिदेशक कौन है? सदानंद वसंत दाते। और ईडी के निदेशक कौन है? राहुल नवीन। और एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? अनुराग गर्ग। तो इन सभी को भी आप नोट कर सकते हैं।
अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। पीएम मोदी ने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन कहां से किया है? आंसर हो जाएगा बीकानेर। तो बीकानेर राजस्थान से पीएम मोदी जी के द्वारा 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया गया है, यानी कि जो उनका मुख्य कार्यक्रम था वो था बीकानेर में, और यहीं से उन्होंने 103 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन किया है। इसके अलावा बीकानेर से उन्होंने 26,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण भी किया है। देखिए दोस्तों, जो 103 रेलवे स्टेशन का अभी हाल ही में जो उद्घाटन किया है पीएम मोदी जी के द्वारा, वो किस योजना के तहत डेवलप किए गए हैं? तो अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत डेवलप किए गए हैं। बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना की। तो यह योजना 2022 में लॉन्च की गई थी रेलवे मंत्रालय के द्वारा। इसका उद्देश्य है कि जो भारत के रेलवे स्टेशन है उनका आधुनिकीकरण करना, उनको मॉडर्न बनाना। तो इस योजना के तहत लगभग 1300 से अधिक जो रेलवे स्टेशन है उनको मॉडर्न बनाया जाएगा। तो इनमें से 103 का उद्घाटन अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों, बात हुई है रेलवे की, तो रेलवे से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करते हैं। तो तमिलनाडु के रामेश्वरम में भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे समुद्री पुल पंबन पुल बनाया गया है। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। रेलवे स्टेशनों पर सौर ऊर्जा संयंत्र करने के मामले में राजस्थान पहले स्थान पर है। राजस्थान में 275 ऐसे रेलवे स्टेशन हैं जिसमें सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए स्वारेल सुपर ऐप को अभी हाल ही में लॉन्च किया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत मार्ग पर चलेगी, यानी हरियाणा में भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन चलने वाली है। दोस्तों, अभी हाल ही में दुनिया की सबसे तेज हाई स्पीड ट्रेन यानी CR450 चीन ने शुरू की है। और वंदे मेट्रो ट्रेन का नया नाम क्या हो गया है? नमो भारत रैपिड रेल। 16 सितंबर 2024 को भारत की पहली नमो भारत रैपिड रेल गुजरात के भुज से अहमदाबाद के बीच में चली है। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल चिनाब पुल बनाया गया है, और जो जम्मू कश्मीर के रामबन जिले के संगलदान और रियासी के बीच बना है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 359 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस विश्वविद्यालय में विदेशी छात्रों के एडमिशन पर रोक लगाई है? आंसर हो जाएगा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। तो अमेरिका की जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसमें अब विदेशी छात्रों का एडमिशन नहीं होगा। तो ये रोक किसने लगाई है? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने। कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है उसकी फंडिंग को भी रोक दिया था। तो 2.3 अरब डॉलर की जो फंडिंग थी उसको रोका था डोनाल्ड ट्रंप ने। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की बात करें तो यह अमेरिका के कैम्ब्रिज शहर में स्थित है, जिसकी स्थापना 28 अक्टूबर 1636 को हुई थी, यानी बहुत पुरानी यूनिवर्सिटी मानी जाती है। दोस्तों, यहाँ पर बात हुई है अमेरिका की, तो अमेरिका से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स भी डिस्कस करते हैं। तो अभी हाल ही में अंग्रेजी को अमेरिका की आधिकारिक भाषा बनाया गया है। तुलसी गाबार्ड को आधिकारिक तौर पर अमेरिकी राष्ट्रीय खुफिया निदेशक के रूप में चुना गया है। भारत अमेरिका से F-35 स्टील्थ फाइटर जेट खरीदने वाला है। अमेरिका WHO और पेरिस जलवायु समझौते से अभी हाल ही में अलग हो गया है। हाल ही में अमेरिका में टिकटॉक को भी बैन किया गया है। दोस्तों, कुछ समय पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के शिक्षा विभाग को बंद करने का भी फैसला लिया था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, चागोस द्वीप समूह पर मॉरिशस और किस देश ने संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर हो जाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो दोस्तों, डिएगो गार्सिया और चागोस द्वीप समूह को लेकर के मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में अभी हाल ही में संधि पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस क्वेश्चन को समझने से पहले हमको एक मैप समझना होगा। चलिए मैप देखते हैं। तो यहाँ पर आप इंडिया को देख पा रहे हैं, ये है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर, और यहाँ पर एक छोटा सा देश है जिसका नाम है मॉरिशस। तो दोस्तों, मॉरिशस बहुत सारे द्वीपों का एक समूह है और यहाँ पर अंग्रेजों का शासन हुआ करता था, लेकिन 1968 में इसको स्वतंत्रता मिल गई। तो अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, लेकिन दो ऐसे स्थान थे जहाँ पर अंग्रेजों का अधिकार रहा आया। तो उनमें से पहला नाम है चागोस द्वीप समूह और दूसरा नाम है डिएगो गार्सिया। तो मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच में ये बहुत दिनों से विवाद है। मॉरिशस ये कह रहा था कि ये जो चागोस द्वीप समूह और जो डिएगो गार्सिया है ये मॉरिशस का हिस्सा है,
इसको ब्रिटेन को खाली कर देना चाहिए, लेकिन ब्रिटेन उसको खाली ही नहीं कर रहा था। तो ये मामला 2019 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय तक पहुंचा और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने ये फैसला सुनाया कि ब्रिटेन के द्वारा जो चागोस द्वीप समूह पर कब्जा किया हुआ है ये अवैध है और उसको खाली कर देना चाहिए। इसके बाद 2025 में ब्रिटेन और मॉरिशस के बीच में एक समझौता होता है। तो अब क्या हुआ है कि यूनाइटेड किंगडम ने यह कहा है कि जो चागोस द्वीप समूह है उस पर किसका अधिकार हो जाएगा, मॉरिशस का अधिकार हो जाएगा। लेकिन जो डियागो गार्सिया नामक स्थान है उस पर ब्रिटेन का अभी भी अधिकार रहेगा, क्योंकि ब्रिटेन ने यहां पर अपना सैन्य हवाई अड्डा बना रखा है। तो दोस्तों, जो डियागो गार्सिया है उसको 99 साल के लिए पट्टे पर ले लिया है, यानी उसको 99 साल तक लीज पर ले लिया है और ब्रिटेन अब इस डियागो गार्सिया का किराया चुकाएगा और हर साल 101 मिलियन पाउंड का भुगतान करेगा यूनाइटेड किंगडम मॉरिशस को। तो ये पूरा मामला है दोनों देशों के बीच में। तो अभी दोनों देशों के बीच में संधि हुई है और उस पर हस्ताक्षर हो गए हैं। मॉरिशस की बात करते हैं तो मॉरिशस एक अफ्रीकी देश है जो पूर्वी अफ्रीका के तट के पास हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, तो जो मॉरिशस है ये किसके अंतर्गत आता है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंतर्गत आता है। इस देश की लगभग 2/3 आबादी भारतीय मूल की है। पोर्ट लुइस यहाँ की कैपिटल है और करेंसी है मॉरिशस रुपया और प्रधानमंत्री हैं नवीन राम गुलाम। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है, यानी कि कॉमनवेल्थ डे कब सेलिब्रेट किया जाता है। तो 24 मई को हर साल राष्ट्रमंडल दिवस या कॉमनवेल्थ डे मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह दिन उन सभी देशों के द्वारा मनाया जाता है जो कभी ब्रिटिश साम्राज्य के शासनकाल में थे और राष्ट्रमंडल दिवस रानी विक्टोरिया की जन्म तिथि पर मनाया जाता है। रानी विक्टोरिया का जन्म हुआ था 24 मई 1819 को, इसलिए 24 मई को राष्ट्रमंडल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, बात करते हैं राष्ट्रमंडल की, यानी कॉमनवेल्थ की। तो राष्ट्रमंडल 56 स्वतंत्र देशों का एक संघ है जो कभी ब्रिटेन के उपनिवेश हुआ करते थे। लेकिन इन 56 देशों में से 4 देश ऐसे हैं जो कभी ब्रिटेन का हिस्सा नहीं थे, यानी कि ब्रिटेन का शासन वहां पर नहीं था, फिर भी ये कॉमनवेल्थ में शामिल हैं। तो वो 4 देश कौन है, मोजाम्बिक, रवांडा, गैबोन और टोगो। दोस्तों, राष्ट्रमंडल या कॉमनवेल्थ की स्थापना 1926 में हुई थी। 56 इसके मेंबर हैं। मुख्यालय इसका लंदन यूनाइटेड किंगडम में है और कॉमनवेल्थ का प्रमुख कौन होता है, ब्रिटेन का राजा। तो वर्तमान में चार्ल्स तृतीय इसके प्रमुख हैं। वर्तमान महासचिव कौन है, सरली बोचबे, जो कि पहली अफ्रीकी महिला बनी है इसकी महासचिव। भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका 1947 में आज़ादी पाने के बाद कॉमनवेल्थ में शामिल हुए थे। अगला क्वेश्चन है, पीएम ई ड्राइव योजना के तहत निम्न में से किन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त छवि, यानी बेंगलुरु, हैदराबाद और दिल्ली। तो इन शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जानी है पीएम ई ड्राइव योजना के तहत। तो दोस्तों, अभी हाल ही में जो केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री हैं HD कुमारास्वामी, तो उन्होंने इलेक्ट्रिक बसों की शुरुआत करने को लेकर के एक बैठक आयोजित की है नई दिल्ली में और उसकी अध्यक्षता की है। और इस योजना के तहत बेंगलुरु, हैदराबाद, दिल्ली, अहमदाबाद और सूरत, इन सभी शहरों में इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। तो लगभग 4500 इलेक्ट्रिक बसें बेंगलुरु में चलाई जानी है, हैदराबाद में 2000, दिल्ली में 2800, अहमदाबाद में 1000 और सूरत में 600 बसें चलाई जाएंगी। बात करते हैं पीएम ई ड्राइव योजना की। तो इसकी शुरुआत 2024 में हुई थी और यह योजना 2026 तक चलेगी। इसका उद्देश्य ये है कि जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनमें तेज़ी लाई जाए और लोग इलेक्ट्रिक वाहनों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करें। और भारत सरकार का यही उद्देश्य है कि इलेक्ट्रिक वाहन जो हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनाएं। इसके लिए पीएम ई ड्राइव योजना शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो नई दिल्ली में इस समिट का आयोजन किया गया है। तो नई दिल्ली में जो भारत मंडपम है वहाँ पर राइजिंग नॉर्थ ईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 का आयोजन हुआ है। तो इसमें बहुत सारी मीटिंग हुई हैं। तो जो इन्वेस्टर्स हैं और जो सरकार है उनके बीच में मीटिंग्स हुई हैं और इसका उद्देश्य ये है कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है भारत का उसमें इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया जाए। तो इसके लिए ये समिट अभी हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के अंतर्गत कौन कौन से स्टेट आते हैं, तो 8 स्टेट आते हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश है जिसकी राजधानी ईटानगर है,
असम है जिसकी राजधानी गुवाहाटी है, मणिपुर है जिसकी राजधानी इम्फाल है, मेघालय है जिसकी राजधानी शिलोंग है, मिजोरम की राजधानी आइजोल, नागालैंड की राजधानी कोहिमा, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला और सिक्किम की राजधानी गंगटोक। तो ये 8 राज्य आते हैं जिन्हें हम नॉर्थ ईस्ट की स्टेट बोलते हैं। चलिए दोस्तों, कुछ प्रमुख सम्मेलन डिस्कस करते हैं। तो भारत समावेशी शिखर सम्मेलन 2025 नई दिल्ली में हुआ है। 12वां वैश्विक अंतरिक्ष अन्वेषण सम्मेलन नई दिल्ली में हुआ है। संयुक्त राष्ट्र वेसाक दिवस समारोह का आयोजन वियतनाम में किया गया है। एडीबी बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की 58वीं बैठक इटली के मिलान शहर में हुई है। क्वाड शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 थाईलैंड में आयोजित किया गया है। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2025 ब्राजील में होगा और G20 शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन दक्षिण अफ्रीका में होगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन किया गया है? आंसर हो जाएगा इसका चमोली में। तो उत्तराखंड की चमोली में पुष्कर कुंभ का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। तो चमोली जिले के माणा गांव में बद्रीनाथ धाम से 3 किलोमीटर दूर 12 साल बाद पुष्कर कुंभ का आयोजन अभी हाल ही में किया गया है। दोस्तों, यह जो कुंभ लगा था यह अलकनंदा और सरस्वती नदी के संगम पर लगा था और ऐसा माना जाता है कि ये जो पुष्कर कुंभ आयोजित होता है यह तब आयोजित होता है जब बृहस्पति मिथुन राशि में प्रवेश करते हैं। दोस्तों, इस कुंभ में या इस आयोजन में जो वैष्णव समुदाय के लोग हैं वो शामिल होते हैं। दोस्तों, वैष्णव समुदाय के लोग वो होते हैं जो भगवान विष्णु को सर्वशक्तिमान और परमेश्वर मानते हैं। चलिए कुछ प्रमुख उत्सव डिस्कस करते हैं जो 2025 में मनाए गए हैं। जैसे पुष्करालू उत्सव 2025 तेलंगाना में आयोजित हुआ है। न्यू कॉम ईलो उत्सव 2025 अरुणाचल प्रदेश में हुआ है। घोड़े यात्रा उत्सव 2025 नेपाल में हुआ है और चेईरा ओबा उत्सव 2025 मणिपुर में हुआ है। सरहुल त्यौहार झारखंड में, खुबानी उत्सव लद्दाख में, जात्रा उत्सव त्रिपुरा में और खोंगजोम उत्सव मणिपुर में, माधवपुर घेड़ मेला गुजरात में और हैरत पर्व 2025 कश्मीर में आयोजित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मोनिका केजिया सैम्बरिंग ने मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फाइनल जीता है, उनका संबंध किस देश से है? आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। तो आपको पता ही होगा कि 2025 में जो मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता है ये हैदराबाद में आयोजित की जा रही है 10 मई से लेकर के 31 मई के बीच में। तो उसी दौरान दोस्तों कई सारी प्रतियोगिताएं और भी आयोजित की जा रही हैं। तो अभी हाल ही में मिस वर्ल्ड 2025 का टैलेंट फिनाले हुआ था, तो उसमें मिस इंडोनेशिया मोनिका केजिया सैम्बरिंग ने पहला स्थान हासिल किया है। दोस्तों, अभी हाल ही में मिस एस्टोनिया एलिस रैंडमा ने मिस वर्ल्ड स्पोर्ट चैलेंज का खिताब भी जीता था। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने आज के करंट अफेयर्स को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पेड कोर्स, ई बुक, टेस्ट सीरीज, डेली करंट अफेयर्स की PDF, क्लास नोट और कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन मिल जाएगा। तो जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन है यहाँ पर आपको राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। इस बैच को अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए कूपन कोड यूज कर रहे हैं अर्जुन 400, तो आपको छूट मिल जाएगी। ये कोर्स 2 साल के लिए है। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पर भी आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब हम कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करते हैं। हाल ही में की गई गणना के अनुसार गुजरात में एशियाई शेरों की संख्या कितनी है? 891। एशियाई उत्पादकता संगठन का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? भारत। 21 मई 2025 को भारतीय नौसेना में शामिल किए गए प्राचीन सिले हुए जहाज का नाम क्या है? INSLV कॉन्डेन। न्यायमूर्ति के सोमशेखर किस राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं? मणिपुर। पेरितो मोरेनो ग्लेशियर किस देश में स्थित है जिसका एक विशाल बर्फखंड टूट गया है? अर्जेंटीना। तितली की नई प्रजाति यूथिलिया मलक्काना किस राज्य में पहली बार देखी गई है? अरुणाचल प्रदेश। यूरोपा लीग 2025 का खिताब किसने जीता है? टोटेनहम हॉटस्पर ने। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 में आद्रियन कर्माकर ने कौन सा मेडल जीता है? सिल्वर मेडल। भारत के पहले 9000 हॉर्स पावर लोकोमोटिव इंजन का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? दाहोद, गुजरात में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने E0 FIR पहल की घोषणा कहाँ की है? दिल्ली में। आज के जनरल नॉलेज के पिटारे में हम भारत के पक्षी अभ्यारण्य डिस्कस करेंगे, जैसे नेलापट्टू पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, ओपेपाल पडू
पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, पुलिकट पक्षी अभ्यारण्य आंध्र प्रदेश में, नजफगढ़ पक्षी अभ्यारण्य नई दिल्ली में, ओखला नई दिल्ली में है, और गागा वन्यजीव अभ्यारण्य ये नई दिल्ली उत्तर प्रदेश में है, और नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य गुजरात में, भिंडाबास वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा में, और खपरवास वन्यजीव अभ्यारण्य है हरियाणा में, और बोतल पक्षी अभ्यारण्य है कर्नाटक में। कल के करंट अफेयर्स में आपसे पूछा गया था कि अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं, तो ये महाराष्ट्र में है। तो लगभग सभी लोगों ने इसका आंसर महाराष्ट्र बताया हुआ है। आज आपके लिए क्वेश्चन है, इसरो की स्थापना कब हुई थी? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। ऐप को इंस्टॉल कर लें। ई बुक वाले सेक्शन पर आपको मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में। इसके अलावा ये सभी ई बुक भी मिल जाएगी ई बुक वाले सेक्शन पर। और ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आप 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं 199 रुपये में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। 2024 की ई बुक भी आपको इसी कूपन कोड के साथ मिल जाएंगे। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें जिसका नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। दोस्तों, ऐप पर आपको ये जीके जीएस की ई बुक भी मिल जाएंगी, तो इनको भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा स्टडी करके व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर लें। इन सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐप पर टेस्ट पास वाले ऑप्शन पर जाकर के डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट दे सकते हैं, और इसी ऑप्शन पर आपको 4000 से अधिक टेस्ट मिलेंगे 1 वर्ष की वैलिडिटी के साथ।